हेलो स्टूडेंट्स। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 क्लास 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करूंगा और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और उसको शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़ में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वान्टिटीज़ क्या होती हैं। तो हम लोग क्वान्टिटीज़ समझेंगे। तो व्हाट इज़ क्वान्टिटीज़? क्वांटिटीज का मतलब होता है जैसे आप वेट है, जैसे आपको डिस्टेंस है, जैसे आपको कैपेसिटी है, जैसे आपको वेट है। तो वेट को हम किस में मेजर करते हैं? वेट को हम मेजर करते हैं केजी में या फिर ग्राम में या फिर मिलीग्राम में। वैसे हमारे पास डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किलोमीटर में, मीटर में या फिर सेंटीमीटर। कैपेसिटी है तो कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं लीटर में या फिर मिलीलीटर में एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये जो वेट होता है, डिस्टेंस होता है या कैपेसिटी होती है, इन सब को हम क्वांटिटीज़ बोलते हैं। दिस इज नोन एज क्वांटिटीज़। इसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। उसी तरह से जैसे हमारे पास टाइम है तो टाइम को हम मेजर करते हैं आवर में या फिर मिनट में या फिर सेकंड में। तो इस टाइम को भी हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी। टाइम इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो वेट है, डिस्टेंस है, कैपेसिटी है, टाइम है, इन सब को हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। और जिस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं, जिस चीज़ में हम इसको मेजर करते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं। जैसे वेट का यूनिट केजी है या ग्राम है, उसी तरह से डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर है, तो इसको हम यूनिट बोलते हैं। कैपेसिटी मतलब जैसे जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती हैं उसको मेजर जब हम करते हैं तो उसको हम लीटर में मेजर करते हैं या फिर मिलीलीटर में, तो इसको हम यूनिट बोलते हैं। मीन्स ये कैपेसिटी की यूनिट है। हमारे पास जैसे टाइम है तो टाइम को हम जब मेजर करते हैं तो आवर में, मिनट में या सेकंड में करते हैं, तो इसको भी हम यूनिट बोलते हैं। और भी यूनिट होते सकती है टाइम की, जैसे वीक है, मंथ है या फिर ईयर्स है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? दैट आर द यूनिट ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्वांटिटीज। अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो हम इन्हीं क्वांटिटीज का कंपेरिजन करते हैं। तो कंपेरिजन जो होता है उसको हम मैथ में बोलते हैं रेशियो। तो हम समझेंगे कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो, क्वांटिटी सबको समझ में आ गई होगी। तो अब आपको मैं रेशियो बताता हूँ कि रेशियो क्या होता है। देखो, रेशियो का मतलब होता है द कंपेरिजन between two things, between two quantities which are in same unit। रेशियो जो है एक कंपैरिजन है दो क्वांटिटी के बीच में जो सेम यूनिट में होते हैं। ठीक है। तो हम वहां पर रेशियो का मतलब हो गया कि जब भी हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं जो कि सेम यूनिट में होती हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशियो। जैसे मान लीजिए कि अमित है और अमित की जो एज है वो 15 ईयर्स है और अमित के फादर की जो एज है, फादर, वो 30 ईयर्स है। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमित और यहाँ पर नीचे लिखेंगे फादर और यहाँ पर लिखेंगे 15 ईयर्स। अमित पहले लिखा है इसलिए अमित की एज को हम पहले लिखेंगे और फादर की एज नीचे लिखी है तो हम फादर की एज को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 ईयर्स। अब ये ईयर्स से ईयर्स कैंसिल हो जाएगा तो आपको बचेगा 15/30। और अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा एंड 5 6 जा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा एंड 3 2 जा, तो आपको मिलेगा 1/2। और इसको हम रीड करते हैं 1 रेशियो। दिस इज द सिंबल फॉर रेशियो एंड 2। तो हम इसको बोलते हैं 1:2। अगर आपसे फादर अपॉन अमित पूछा जाता कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फादर एंड अमित, तो देखो फादर ऊपर आ गए यानी फादर पहले आ गए, तो हम इसको लिखेंगे 30 and/15
और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2/1 आएगा, तो वो रेशियो होगा 2:1। तो रेशियो का मतलब होता है कि जब भी हम दो क्वांटिटी का कंपेरिजन करते हैं जो कि सेम यूनिट में होती हैं तो उसको हम रेशियो बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप मार्केट गए और मार्केट से 1 केजी आलू खरीदा और वहीं पर हम 100 ग्राम मिर्च खरीदते हैं, तो अगर 1 केजी आलू और 1 केजी मिर्च को अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो सबसे पहले उन दोनों का वेट जो है वो सेम यूनिट में होना चाहिए, और वेट जो अगर सेम यूनिट में होगा तब हम उनका कंपेरिजन कर सकते हैं। तो कंपेरिजन करते समय बेटा यानी मीन्स रेशियो निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हमें कंपेयर करना है वो सेम यूनिट में हो। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे सपोज अगर आपको 50 पैसे और 2 रुपीज़ का कंपेरिजन करना है, तो आपको पता है ये इसकी यूनिट पैसे है और इसकी यूनिट क्या है, रुपीज़ है। तो कंपेयर जब भी हम रेशियो फाइंड करेंगे तो इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 पैसे, और आपको पता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपीज़ में 200 पैसे होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 200 पैसे। यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। अब देखो ये दोनों सेम यूनिट में आ गया। 15 पैसे था उसको मैंने वैसे लिखा, यहाँ पर 2 रुपीज़ था तो रुपीज़ को मैंने कन्वर्ट किया पैसे में, तो ये 200 पैसे आ गए। अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 15 पैसे एंड अपॉन 200 पैसे, तो आपको यहाँ से पैसे कैंसिल हो जाएगा, 15/200 मिलेगा, एंड 15/200 को अगर हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा एंड 5 4 जा, तो ये आपको मिलेगा 3/40, और इसको हम रीड करेंगे 3:40। तो हम इसको रीड करते हैं 3:40। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। जब भी हम दो क्वांटिटी का कंपेयर करते हैं तो उस कंपेरिजन को रेशियो बोलते हैं, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज 2 वर्ड से मिलकर बना है, पर एंड प्लस सेंट। पर मीन्स होता है 1 और सेंट मीन्स होता है 100। मतलब परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शंस है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। तो जब भी हम कोई चीज़ परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कि हम आउट ऑफ 100 उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमने लिखा 2n/100, तो देखो इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 100 है, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2n%। दिस इज द सिंबल फॉर परसेंटेज। तो परसेंटेज को अगर हम बहुत ही सामान्य भाषा में समझें या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें तो परसेंटेज का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर पार्ट 100 हो। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर पार्ट 100 होता है तो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 14/100 कहीं आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये 14% है। या अगर आपको 123n/100 आ गया, इसका मतलब ये 123% है। ठीक है, तो परसेंटेज का ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल फॉर परसेंटेज। और परसेंटेज मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या होता है 100, उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बेटा आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट 7th क्लास में होते हैं CBSE के बोर्ड में। और अगर मान लो कि किसी ने कहा कि मेरे 60% नंबर आए, तो 60% 5 सब्जेक्ट जो होते हैं 500 के होते हैं। तो आपको पता करना हो कि 60% नंबर आए, इसका मतलब मेरे कितने टोटल नंबर आए हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 60% ऑफ 500 है, तो 500 लिखेंगे, और इक्वल टू मार्क्स ऑफ 10। मार्क्स ऑफ 10। तो यहाँ पर जाएगा 60 एंड अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू होता है, एंड 500 60/100 इंटू 500 इक्वल टू मार्क्स ऑफ 10। अब तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 60 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300। तो इसका मतलब आपके अगर 60% मार्क्स एग्जाम में आते हैं तो इसका मतलब आपने टोटल 300 नंबर गेन किया है आउट ऑफ 500 में से।
तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात ये समझना है कि जब भी आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो परसेंटेज हो सकता है, यहाँ पर इनटू, यहाँ पर टोटल मार्क्स हो सकता है, और इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन हो सकता है। तो इसमें से कोई भी दो चीज़ें गिवन होंगी तो आपको एक चीज़ निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लो कि 20% ऑफ, अब आपको टोटल मार्क्स फाइंड करना है और ये बोला जाए कि 20% ऑफ टोटल मार्क्स जो आया है आपको वो 100 है, या आपने नंबर जो गेन किया है वो मान लीजिए कि 400 है। तो यहाँ पर जाएगा 20% का मतलब होगा 20/100 इंटू टोटल मार्क्स इक्वल टू 400। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स इक्वल टू, देखो बेटा ये 400 होगा और ये 100 यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर आएगा तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा 2000 मार्क्स, यानी जो टोटल मार्क्स होगा वो 2000 होगा। और इसमें से अगर आप 20% नंबर गेन करते हैं तो आप कितना नंबर पाएंगे, 400। ठीक है, तो कोई भी तीन चीज़, अगर इस फॉर्मूले से तीन चीज़ें हैं, एक तो परसेंट है, एक टोटल मार्क्स है, एक मार्क्स ऑब्टेंट है, इसमें से कोई भी दो चीज़ गिवन होगी तो आपको एक तीसरी चीज़ निकालने के लिए बोला जाएगा, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके सिलेबस में जो है, सिलेबस में बोला गया है कि आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। मीन्स आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो जैसे सपोज हमारे पास 3/5 एक फ्रैक्शन है और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल सा काम है बेटा, जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो राइट ईयर 100 और यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा दो, तो ये हो जाएगा 5 1 जा एंड 5 2 जा एंड 0 ना। 3 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, इसका मतलब 60% होगा। जब भी हम 3/5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 60%। ऐसे ही अगर हमारे पास मान लीजिए कि 14/20 हो और इसको बोला है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आपको बहुत सिंपल से काम करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। नाउ 2 0 इज कैंसिल बाय 0, 2 1 जा एंड 2 5 जा एंड 14 मल्टीप्लाई बाय 5, 14 5 जा कितना होता है, 70। तो आपको इसका मतलब ये 70% हो। ऐसे अगर हमारे पास 1/2/5 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले इस मिस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 5 1 जा 5 एंड प्लस 2 7 n/5 हो जाएगा। फिर इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। नाउ 5 1 जा एंड 5 2 जा एंड 0। Now 7 multiplied by 20, then we will get 140%। तो जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उस फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई करके और फ्रैक्शन का सिंबल लगा दीजिए, तो वो फ्रैक्शन आपको परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम एक और चीज़ सीखेंगे। आपके सिलेबस में है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। हम डेसिमल को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास है 1.2, ये एक डेसिमल नंबर है और इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन वी कैन मल्टीप्लाई दिस डेसिमल बाय 100 एंड अप्लाई द परसेंटेज सिंबल, देन वी विल गेट 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स 1 2 0 0 and after decimal 1 digit, so we apply here decimal and percent, so this is your 120%। बहुत सिंपल सा काम है। ऐसे ही अगर पास मान लीजिए कि आपके पास है, अगर मान लीजिए कि 223.45 है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा कि 23.45 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से और सिंबल लगाना होगा परसेंटेज का। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 4 5 और 0 0 आएगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ से काउंट करो 1 2 और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और ये आपको परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 2345%। ऐसे अगर आपके पास 0.035 है, इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 0.035 इंटू 100 और यहाँ पर परसेंट का सिंबल लगाएंगे। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3500। यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 और यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए और परसेंटेज का सिंबल। सो दिस इज योर 3.5%। 3.55 के बाद देखो 2 जीरो है, इसको लिखना कंपल्सरी नहीं होता है, आप लिख भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। तो ये होगा 3.5%। अभी हमने सीखा कि हाउ कैन वी कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब हम उल्टा सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि हाउ वी कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब हम सीखेंगे कैसे हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 10%, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा 10%, परसेंट का सिंबल लगने का मतलब है इसका डिनोमिनेटर 100 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/100। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1/10। सो 1/10 इज योर फ्रैक्शन। अगर आपके पास है 5% और इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा 5 और परसेंटेज का मतलब होता है 100, यहाँ पर लिखेंगे 5/100। नाउ 5 1 जा एंड 5 2 जा 10 एंड 0। सो दिस इज योर 1/20। तो ये हो जाएगा 1/20 क्या होगा, वो फ्रैक्शन होगा। ऐसे अगर हमारे पास 25% है और इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन वी कैन राइट हियर 25 एंड अपॉन 100। नाउ 25 को अगर हम कैंसिल करें तो 5 5 जा एंड 5 2 जा 0। नाउ 5 1 जा एंड 5 4 जा। सो दिस इज योर 1/4। सो 25% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे देन वी विल गेट 1/4। अब हम सीखेंगे हाउ कैन वी कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। हम परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो बेटा परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास 10% है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे 10% का मतलब हो गया 10/100 और ये 0 से 0 कैंसिल होगा तो दिस इज योर 1/10। अब यहाँ पर कितना है, एक जीरो है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला नंबर है उसमें राइट साइड से काउंट करेंगे और एक डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे, तो ये जो है 0.1। सो 0.1 इज योर डेसिमल। अगर इसी तरह से हमारे पास है 23%, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 23 एंड अपॉन 100। परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर पार्ट में 100 होगा, तो 23 अपॉन क्या लिखेंगे 100। यहाँ पर देखो कितने जीरो है, 2, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 और 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, तो 0.23। तो 0.23 योर डेसिमल। इसी तरह से अगर हमारे पास है 127%, सो वी कैन राइट योर 127 एंड अपॉन 100। कितने जीरो है, 2, तो इस ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट में हम 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1.27। सो 1.27 इज योर डेसिमल। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले हम समझते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में सीपी भी बोलते हैं। सीपी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑन विच वी कैन बाई एनीथिंग is known as कॉस्ट प्राइस। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो कुछ खरीदते हैं, तो जितना दाम देकर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं वो उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, जैसे हम मार्केट गए, मैंने मार्केट गया और मार्केट से मैंने अपने लिए एक शर्ट खरीदी, और शर्ट अगर मान लो कि शर्ट है और शर्ट की जो प्राइस है वो 400 रुपीज़ है। सो सीपी ऑफ शर्ट होगा
वो 400 होगा, ये कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। आप मार्केट में गए पोटैटो लिया 1 kg और 1 kg पोटैटो आपको 30 रुपीज़ का मिला। सो जो कॉस्ट प्राइस होगा पोटैटो का वो 30 रुपीज़ होगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी कुछ दाम देकर किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसको हम उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। यानी कि जितना अमाउंट देकर हम कुछ भी खरीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। फिर इसमें दूसरी चीज़ हमें समझनी है, वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑन विच वी कैन सेल एनीथिंग इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, या इसको हम शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। जिस अमाउंट पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं वो उसका सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे सपोज आपने 5 रुपए की पेन खरीदी, यानी इसका कॉस्ट प्राइस पेन का 5 रुपये था, और उसको आपने 7 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो अगर उस पेन को आप ये बाई कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो अगर हम 5 रुपये की पेन खरीदते हैं और उसको 7 रुपीज़ में सेल करते हैं तो जो 5 रुपये पर हम खरीद रहे हैं पेन, वो तो उस पेन का कॉस्ट प्राइस होगा, और जो 7 रुपीज़ में हम उसको सेल कर रहे हैं दैट इज नोन एज सेलिंग प्राइस। अब आते हैं प्रॉफिट और लॉस पर। देखो बेटा, प्रॉफिट को हिंदी में हम लाभ बोलते हैं। प्रॉफिट का मतलब आपको तभी प्रॉफिट होगा जब आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी। जब भी किसी चीज़ की सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तब आपको वहाँ पर प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। ये आपको प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। और इसी प्रॉफिट को अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा जाए तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एन अपॉन सीपी। प्रॉफिट और लॉस हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पर ही फाइंड आउट किए जाते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि शर्ट है, कोई दुकानदार शर्ट खरीदने गया और उसने 400 रुपीज़ में शर्ट खरीदा, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस थी 400, और उस शर्ट को उसने 450 रुपीज़ में 450 रुपीज़ में सेल कर दिया। कोई दुकानदार था, वो मार्केट से 400 की शर्ट खरीद के लाया और उस शर्ट को उसने 450 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा कि आप प्रॉफिट बताओ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो है एसपी माइनस सीपी। आप देखो यहाँ पर प्रॉफिट होगा क्योंकि 450 रुपीज़ में सेल कर रहा है, इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, इसलिए प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और एसपी कितना है 450 माइनस सीपी कितना है 400। तो यहाँ पर हो जाएगा 450 माइनस 400 मीन्स 50 रुपीज़, यानी उसको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब अगर हम कोई 400 की शर्ट खरीद के लाते हैं और उसको 450 रुपये में बेचते हैं तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रॉफिट, मतलब जो 50 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, तो अगर उस शर्ट को हम 100 रुपये में बेचते, यानी कि उस अमाउंट को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते तब कितना परसेंट, आपसे अगर कोई पूछ ले कि कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूला में रखेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपीज़ का, एंड अपॉन यहाँ पर लिखा है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस कितनी थी 400, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 इंटू 100। ये 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 50 एंड अपॉन 4। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 0.5
12.5 यानी कि 12.5% का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आप जो बुक्स में क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लॉस की। लॉस को हिंदी में हम हानि बोलते हैं, यानी घाटा। देखो बेटा, किसी को भी लॉस तब होगा जब उसकी कॉस्ट प्राइस उसकी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी। जैसे सपोज अगर आप एक पेन 10 रुपीज़ में खरीद के लाए, मतलब 10 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस थी, और उस पेन को आपने 8 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको लॉस होगा। कितने रुपीज़ का लॉस होगा? 2 रुपीज़ का लॉस होगा। तो यहाँ पर लॉस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, लॉस इक्वल टू होता है यहाँ पर CP माइनस SP। प्रॉफिट में क्या होता था? प्रॉफिट में SP माइनस CP होता था। लॉस में क्या है? CP माइनस SP होगा। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है लॉस निकालने के लिए। लेकिन इसी लॉस को अगर कोई बोले कि परसेंटेज में निकालो कि कितना परसेंट आपको लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट वहाँ निकालेंगे हम। तो लॉस परसेंट इक्वल टू यहाँ पर होगा लॉस एन अपॉन CP। देखो, जब भी हम लॉस या प्रॉफिट फाइंड करते हैं, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते हैं, तो हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पर ही फाइंड किया जाता है। तो हमेशा नीचे CP ही रहेगा। कुछ बच्चे ऐसा कंफ्यूज ना करें कि लॉस परसेंट है तो यहाँ पर SP हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो वो उस चीज़ की कॉस्ट प्राइस पर ही फाइंड होगा। तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा और इनटू कितना हो जाएगा? 100। तो ये आपको लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला है और ये लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई टॉय लिया और टॉय की कीमत 300 रुपीज़ थी, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस 300 रुपीज़ थी, और उस टॉय को जब वो पुराना हो गया आपने उसको 200 रुपीज़ में सेल कर दिया, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस थी। तो आपको कितना लॉस हुआ? तो बहुत सिंपल है, आपको लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा CP माइनस SP। CP आपको 300 है, माइनस SP आपको 200 है, तो इसका मतलब जाएगा 100 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ। अब इसको आपको लॉस परसेंटेज मीन्स परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का मतलब हो जाएगा कि लॉस एन अपॉन CP इंटू 100। लॉस आपको हुआ 100 रुपीज़ का, CP आपको 300 है, इंटू 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 100 एन अपॉन 300। इसको अगर आप बेटा डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 0.33%। तो 33.33% का लॉस होगा। तो इस तरीके से आप लॉस और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का नाम तो सबने सुना होगा। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है, अब इसको थोड़ा सा साधारण ब्याज को हम समझते हैं। जैसे बैंक में हम पैसा जमा भी करते हैं, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट भी करते हैं, और बैंक से हम लोन भी लेते हैं। दोनों केसेस में बैंक हमें कुछ फ़ायदा देता है और कुछ हमसे फ़ायदा लेता है। जब हम बैंक में पैसा अपना जमा करते हैं, जैसे अगर हमने 100 रुपये सबमिट किया, तो कुछ रेट से, मतलब एक फिक्स रेट से बैंक हमें कुछ फ़ायदा देगा। जैसे मान लो कि उसने 4% से हमें बोला कि हम 4% से आपको फ़ायदा देंगे। मतलब ये हो गया कि अगर हम 100 रुपये बैंक में 1 साल के लिए सबमिट करेंगे, जमा करेंगे, तो जब हम 1 साल बाद बैंक से निकालने जाएंगे तो बैंक हमें इस रेट से इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो इस रेट से इंटरेस्ट देगा का मतलब कि हर 100 रुपये पर आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा देगा। 4% का मतलब क्या हो गया? 4% का मतलब हो गया 4/100,
इसका मतलब अगर आपने 100 रुपये सबमिट किए तो उस पर आपको 4 रुपीज़ फ़ायदा देगा। मतलब जब आप 1 साल बाद निकालने जाएंगे तो आपको बैंक 104 रुपये देगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा अमाउंट हमें मिलता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। हमें कितना ज़्यादा रुपये मिल रहा है? 4 रुपीज़। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा इंटरेस्ट है, मतलब बैंक हमको इतना इंटरेस्ट दे रहा है। उसी तरीके से अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने 200 रुपीज़ का लोन लिया और बैंक ने बोला कि हम 5% के हिसाब से आपसे वापस लेंगे 1 साल बाद। मतलब अगर आप 200 रुपीज़ बैंक से लोन लेते हैं और बैंक बोलता है कि हम 5% के हिसाब से आपसे 1 साल बाद वापस लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं, जितना अमाउंट वो ज़्यादा वापस लेगा उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। 5% का मतलब क्या हो गया कि 5/100। इसका मतलब हर 100 रुपये पर 5 रुपये वो ज़्यादा लेगा। मतलब अगर आपने उससे 100 रुपये लिए होते तो वो 1 साल बाद आपसे 105 रुपये वापस लेता। यहाँ पर आपने कितना लिया है? 200 रुपीज़ लिया है। इसका मतलब 100 रुपये पर अगर 5 रुपये ले रहा है तो 200 रुपये पर कितना लेगा? 10 रुपये। इसका मतलब अगर आपने 200 रुपीज़ लिया है तो 5% इंटरेस्ट के हिसाब से वो 200 पर 210 रुपीज़ 1 साल बाद वापस लेगा। तो जितना भी अमाउंट ज़्यादा बैंक हमें देता है या जितना अमाउंट ज़्यादा बैंक हमसे लेता है, ठीक है, उस ज़्यादा अमाउंट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट का ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे हम निकालेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो बहुत आसान है बेटा, इसके लिए आपको बहुत सिंपल से एक फार्मूला याद रखना है जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दैट इक्वल टू PRT। ये इंटू होगा P इंटू R इंटू T एन अपॉन 100। यहाँ पर P प्रिंसिपल है, R आपको रेट है और T आपको टाइम है। प्रिंसिपल का मतलब होता है जितना अमाउंट आप बैंक से लेंगे लोन के रूप में या आप बैंक को देंगे डिपॉजिट के रूप में। रेट का मतलब एक फिक्स रेट पर बैंक आपसे आपको लोन दे, आपको इंटरेस्ट देगा या आपसे इंटरेस्ट लेगा। जब आप पैसे जमा करेंगे तो आपको बैंक इंटरेस्ट देगा, जब आप पैसे लेंगे बैंक से तो आपसे बैंक इंटरेस्ट लेगा। तो आपको फॉर्मूला, जैसे मान लो कि बैंक से हमने 10,000 रुपये लोन लिया, ये हमने लोन लिया, बैंक ने कहा कि हम 10% के इंटरेस्ट से वापस लेंगे और टाइम आपको उसने फिक्स कर दिया कि 1 साल 2 साल 3 साल जैसा भी है। आप कहते हो कि हम 1 साल में ही चुका देंगे तो आप 1 ईयर लेंगे, अगर आप 2 साल में चुकाओगे तो आप 2 ईयर्स लोगे, अगर आप 3 साल में चुकाओगे तो आप 3 ईयर्स लोगे। तो आपको मैंने यहाँ पर 1 ईयर लिया। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे जब, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू आर इंटू टी एन अपॉन कितना होगा 100। ये जो बेटा 100 आता है वो इसी R का आता है, क्योंकि 10% इक्वल टू क्या होता है 10 अपॉन 100 होता है, इसलिए वो R P इंटू आर इंटू टी एन अपॉन में जो 100 आ रहा है वो इस R का ही आ रहा है। अब आपको प्रिंसिपल 10,000 है तो यहाँ पर 10,000 लिखेंगे, इंटू R आपको 10% है, इंटू टाइम 1 है एन अपॉन कितना हो गया 100। तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपको बचेगा 100, यानी कि 1,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट होगा अगर आपने बैंक से 10,000 रुपये 1 साल के लिए 10% रेट से लिया। यानी कि अगर हम बैंक से 10,000 रुपये 10% के रेट से 1 साल के लिए लेते हैं तो बैंक हमसे 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट लेगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट लेगा, इसका मतलब हमें कितना अमाउंट पे करना होगा उसको निकालने के लिए हमारे पास एक दूसरा फार्मूला होगा जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, या इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हम इसको लिख सकते हैं P प्लस SI। P फॉर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 1 साल बाद जब हम बैंक को वापस करेंगे तो हमसे बैंक कितना अमाउंट लेगा उसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल था आपको 10,000 और सिंपल इंटरेस्ट आपको आया 1,000, तो ये टोटल हो जाएगा 11,000 रुपीज़ वो हमसे वापस लेगा 1 साल बाद। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल सकते हैं। होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना
ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।